नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का इतिहास जितना गौरवपूर्ण है, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा कम शर्मनाक भी है। भारत ने एक ऐसा दौर देखा जहाँ पे कुछ लोग साधु या संत की बेस में आपको ठगने के लिए आ जाते थे। पाउडर शुगर या चौल का आपको खिला देते थे, महाऔषधि प्रसाद कहकर, और पैसे भी आपसे ऐंठ लेते थे। खुद को समाज सेवी कहते थे। ऐसे लोगों की भांडा धीरे धीरे फूटने लगे और उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए एक नया शब्द ढूंढ लिया, जिसको आज के समय पे हम सब ह्यूमन बिलीफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। भारत में एक दौर ऐसा भी था जहां पे इंडस्ट्री अपनी कदम रख रहा था, कदम जमा रहा था। ऐसे में एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिल रहा था और अपनी चीजों की बिक्री के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनी जोड़ने लगे थे नेचुरल हर्ब्स को, प्रोडक्ट्स को, ताकि ऐसा लोगों को लगने लगे कि हाँ, ये कुदरती है और ऐसे में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये चीज भारत में काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ और कंपनीज ने अरबों करोड़ों की प्रॉफिट भी बनाए। ऐसे में धीरे धीरे यही चीजें स्थापन करने लगी या फॉर्म करने लगी आयुर्वेदिक कंपनीज को। आज के समय पे भारत में 5 से भी अधिक आयुर्वेदिक कंपनीज हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक्चुअली में आयुर्वेद है क्या? हिंदू शास्त्रों की 4 वेदों में से एक वेद जिसमें समझाया गया है कि भेषज उपादान यानी जो प्राकृतिक उपदान है या प्राकृतिक जो चीजें हैं उनकी गुणवत्ताओं के बारे में समझाया गया है, बताया गया है, और चिकित्सा विज्ञान के लिए कैसे उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए ये भी बताया गया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, आज के समय पे ऐसी ऐसी चीजों को आयुर्वेदिक बोल के बेचा जाता है जो कि कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। उदाहरण के रूप में चाय को देख लीजिए। चाय चीन की संस्कृति है, भारत की नहीं, लेकिन आज के समय पे 20 से भी अधिक किस्म की चाय आपको मिल जाएंगी, वो भी आयुर्वेदिक, जो कि अलग अलग हिसाब से अलग अलग पैकेजिंग के रूप में बाजार में मौजूद है। ऐसे में चाय कैसे बनते हैं? चाय एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो पत्तियों को सुखा के बनाया जाता है। वो खुद में किसी तरीके की केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजरता, वैसे में वो पहले से ही आयुर्वेदिक होता है। ऊपर से उसको फिर से आयुर्वेदिक लेबल लगाया जाता है। तो कोरोनिल के साथ इन सभी चीजों को बोलने का मतलब क्या है? मैं नहीं चाहता कि आप वो चीजें भूल जाओ जो पहले आपके साथ हो चुकी है और एक नई चीज को आप स्वीकार लो और बाद में पता चले कि ये भी फ्रॉड था या फिर से आपका कट गया। तो ऐसे में पुराने चीजों को भूलने की जरूरत नहीं है। साथ में ये भी मत भूलिए कि एक कंपनी क्या सोचती है, एक कंपनी कैसे अपनी चीजों की ब्रांडिंग करती है, कैसे अपनी चीजों की विज्ञापन करते हैं। ऐसे में आप सभी को पता है कोरोनिल के ऊपर आयुष मंत्रालय ने काफी सारी पाबंदी लगा दी है और ऐसे में स्ट्रिक्टली उनको बताया गया है कि लोगों को मिसलीड मत कीजिएगा। ये सभी चीजें आपने YouTube पे पहले से ही देख के रखा है, लेकिन आइए थोड़ा और या फिर अलग चीजों के बारे में बात करते हैं जो चीज शायद आपको पता नहीं है। इन दिनों कुछ चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिनमें से एक पत्र है जो आरजे रौनक की चैनल में आई हुई बाबा रामदेव की इंटरव्यू में भी उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने सूचित तो किया था सरकार को, ऐसे में सरकार ने उनको परमिशन भी दिया था। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ये बताते हैं कि हाँ, उन्होंने परमिशन दिया था, लेकिन कोरोनिल या फिर कोरोना से रिलेटेड किसी दवाई के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने जो परमिशन दिया था वो फ्लू या खांसी या जुकाम से रिलेटेड जो चीजें होते हैं, जो नेचुरल दवाई होती है, वो बनाने के लिए उनको दिया गया था। कोरोनिल के लिए नहीं दिया गया था। ऐसे में पूछने वाली बात बहुत सारी है। कोरोनिल के साथ बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्या कोरोनिल एक्चुअली में एक ड्रग है या फिर एक सप्लीमेंट है? ऐसे में ये पूछने की जरूरत क्यों है? बेसिकली कोरोना से रिलेटेड दावा 2 टाइप की हो सकता है। एक जो फाइट करे डायरेक्ट कोरोना से, यानी वो वायरस से, और दूसरा जो आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर दे कि आप खुद से ही उससे फाइट कर पाओ। ऐसे में साफ तरीके से हर जगह पे, यानी जो बाबा रामदेव की ट्वीट्स है या फिर जो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, ना कि एक ड्रग है। लेकिन बाबा रामदेव की स्टेटमेंट कुछ ऐसी आ रही है जहां पे ये लगता है कि हाँ, कोरोना को ठीक कर देगा, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होंगे। ऐसे में लगता है कि ये एक ड्रग है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज है कि ये ड्रग है या फिर एक बूस्टर है इम्यूनिटी, यानी एक सप्लीमेंट है। लोग कंफ्यूज है। ऐसे में इस चीज को आपको आज के समय पे मार्केट में उपलब्ध भी हो जाता है तो नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा क्यों? जब भी कभी एक ड्रग को डेवलप किया जाता है तो उसकी कई सारी स्टेज होते हैं, प्रोसेजेस होते हैं, जिसको मैंने इस वीडियो पे काफी अच्छे से समझा था। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ऐसे में उस चीज को जब डेवलप कर लिया जाता है तो 2 लेवल पे टेस्टिंग होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म टेस्टिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म टेस्टिंग। शॉर्ट टर्म टेस्टिंग में 80 दिनों तक एक पेशेंट को देखा जाता है कि उसके ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखा जाता है 1 साल या 1.5 साल में क्या साइड इफेक्ट आ रहा है। एक्चुअली में बात करें तो बाबा रामदेव की जो ये आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान है, जिसको हम सब पतंजलि के नाम से जानते हैं, इनके पास इतना समय था ही नहीं कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को ये देखे। इसमें कई सारी नेचुरल हर्ब्स इस्तेमाल की गई है, जिनमें से कुछ ऐसी हर्ब्स भी है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, जो हार्ट बीट को काफी तेज कर सकता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। ऐसे में काफी सारी प्रश्न हैं जो इस चीज से निकल के आता है और इनका क्लियर कट कोई भी जवाब नहीं है। पतंजलि दावा करता है 12 साइंटिस्टों की टीम ने 150 से भी ज्यादा जो नेचुरल हर्ब्स होते हैं उसकी 1550 कंपाउंड्स को अलग अलग प्रक्रिया से टेस्ट किया और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट निकल के आया है। लेकिन हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो 2-4 चीजें ही हमको पता है, जैसे कि इसमें तुलसी है, अश्वगंधा है। ऐसे में चीजों को देखने की, समझने की और परखने की जरूरत है। ऐसे में कई पतंजलि की ऐसी प्रोडक्ट्स है जो पहले से मार्केट में मौजूद है और उनमें भी ये सभी चीजें मौजूद है। तो ऐसे में क्या अलग से एक और प्रोडक्ट आपको खरीदने की जरूरत है?
ऐसे में जो आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड भक्त लोग हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अपना आंख जरा सा खोलिए। हो सकता है आप एक शुगर पेशेंट हो, आप एक हार्ट पेशेंट हो, आपकी कुछ और प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह, इन सभी चीज़ों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ये औषध लेने के बाद आपको अगर कोई भी दिक्कत हो जाता है तो ऐसे में कौन होगा इस चीज़ का जिम्मेदार? बात 300 400 500 रुपए की नहीं है, बात है अंधविश्वास की, अंधभक्ति की। बिल्कुल, अगर पतंजलि एक दवा बनाता है कोरोना के खिलाफ तो ये भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है, आयुर्वेद के लिए सम्मानजनक बात है। लेकिन हमें इस चीज़ को सोच के अंधभक्त नहीं होना चाहिए कि भारत ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर पाया। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है कंपनी के लिए, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में बाबा रामदेव अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं झोपड़ियों में रहता था, अब तो मैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी हमें अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि मोदी जी करते हैं कि एक चाय वाले की बेटे को कैसे स्वीकार लेंगे ये लोग। तो ये चीजें तो होती रहेंगी, खुद को ऐसे परेशान मत कीजिए। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि इसको मैं लूंगा ही नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूं कि इस बात पे आप बहस मत कीजिए। अगर ये दवा साबित होता है इसको बिल्कुल लीजिए, और ये दवा साबित नहीं होता है और आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप इसको स्वीकार सकते हैं तब जब इसके बारे में अच्छे से आप जान लेंगे, जब इसके साइड इफेक्ट्स को आप समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स है और इनमें से इनकी परसेंटेज कितनी है, आपकी बॉडी में इनकी साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सभी चीजें समझना या कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे विक्टिम कार्ड्स के चक्कर में मत पड़िए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने पैसों को भी बचाइए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा दोबारा, तब तक के लिए अलविदा। इस वीडियो को लाइक करें, हमें फेसबुक पे फॉलो करें और अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके प्रेस कर दीजिए।